I hope you're all doing fine. This is Zinia here with another video from STEM International. History book 7 है और चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया है. सेकंड पोर्शन हम उसका जो है वो देखने जा रहे हैं. लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी रिफॉर्म्स की, एनलाइटनमेंट की, रिनाइसेंस की, सोवेंस को, ये जितने भी इवेंट्स हुए, तो हर इवेंट में कोई ना कोई पर्सनैलिटी का कोई रोल होता है. तो कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी इन दैट टाइम पीरियड, आइए अब उनको एक्सप्लोर करते हैं. जी, तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ द रशियन रेवोल्यूशंस. रशियन रेवोल्यूशन भी काइंड ऑफ अगेन एज द नेम सेज रेवोल्यूशन है. वहाँ पे भी एक सेट सिस्टम होगा, उस सेट सिस्टम को ख़त्म करके एक नया सिस्टम बनाया गया है, राइट. अब इसके अंदर जो है रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो रेवोल्यूशंस आप पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेवोल्यूशंस हुई थी 1917 के अंदर. पहली जो थी उसकी वजह से सिविल वॉर बेसिकली जो है वो स्टार्ट हो गई, और सिविल वॉर की वजह से ज़ार्स का जो एक कंट्रोल था, वहाँ के जो लीडर्स होते थे उनको ज़ार कहा जाता था, तो ज़ार्स को ओवरथ्रो कर दिया गया, उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है. और सिविल वॉर का मतलब होता है कि अपने ही सिविलियंस जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दें. तो दिस वाज नियर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1. और दूसरी रेवोल्यूशन तब आई थी जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहली दफ़ा वहाँ पे क्रिएट की गई थी. कम्युनिज्म को वर्सेस आपके जो कैपिटलिज्म है इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट ओनली अ पॉलिटिकल सेटअप बट इट्स ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेटअप, इट्स ऑल्सो अ सोशल सेटअप. तो ये पूरा का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था जिसकी वजह से जो है वो सारे के सारे आपके लोगों के रहने सहने के तरीके, उनके कमाई के तरीके, उनके जो है वो सोचने के तरीके भी जो है वो बदल चुके थे. अक्टूबर ऑफ 1917 तक एक नया लीडर जो है वो सामने आता है, हु इज़ नोन एज व्लादिमीर लेनिन. और साथ ही बोल्शेविक्स की जो है वो वहाँ पे एक मतलब वो अपने फुल थ्रॉटल के साथ जो है वो लीड करने के लिए आ जाते हैं. और इन बोल्शेविक्स की वजह से जो है वो कम्युनिज़्म आता है आपके रशिया में, और कम्युनिज़्म उसके बाद से पूरी दुनिया में एक ग्रेट वर्ल्ड पावर के तौर पे जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देता है. फिर उसके बाद हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं इंटर वॉर जर्मनी. इंटर वॉर जर्मनी में इंपीरियल जर्मनी अगैन कमिंग फ्रॉम colonialism, coming from there is a particular king over there or a queen over there. ये कोलैप्स हो गया था बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. और इसके बाद से जर्मनी में बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया जिसमें नाजिज़्म का आपने नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, वो अपने राइज पे आ जाता है. और इसी के साथ जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एसोसिएट होती है. कैसे? वीमार रिपब्लिक थी जिसका जर्मन रिपब्लिक के ऊपर कंट्रोल हुआ करता था. वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसके बाद से 15 साल तक ये जो उनका कंट्रोल है वो जारी रहा. फिर उसके बाद नाजी पार्टी जो है वो सामने आ जाती है, एंड दैट इज़ बेसिकली वेयर एडोल्फ हिटलर कम्स इनटू हिज लाइमलाइट. जर्मनी ने अपना बिगेस्ट चैलेंज पॉलिटिकली, सोशली और मॉरली, ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं वो इसी टाइम पीरियड में फेस किए थे. एडोल्फ हिटलर ने जो है वो अपने एलाइज को जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ऐड कर लिया, मतलब उसकी वजह से वो चले गए और परमानेंटली जो है वो जर्मनी को स्कार कर दिया फॉर द होल वर्ल्ड. उसके बाद फिर आ जाते हैं जी फेमस पर्सनालिटीज़. लेट्स टॉक अबाउट देम. अब वो चाहे हम बात कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशंस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन एज वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो, या फिर हम इंटर वॉर जर्मनी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम हर जगह पे कोलैप्स होते हुए सिस्टम देख रहे हैं और फिर नए सिस्टम बनते हुए भी देख रहे हैं. तो इनमें जो फेमस पर्सनालिटीज़ जिनके हमने नाम लिए भी हैं और नहीं भी लिए इन द प्रीवियस डिस्कोर्स, उनको जो है वो अब हम देखने जा रहे हैं. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रॉम 1769 टिल 1821. फुल एडवांटेज लिया उन्होंने जी कि जब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी फ्रांस के अंदर, और वो बेसिकली जो नेपोलियन है ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट, राइट. तो वो ही वाज बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है फ्रांस के पास और वो वहाँ पे जो है वो रहा करते थे. वहाँ पे रहते थे. वहाँ पे इनके जो फादर थे वो किंग थे,
राइट। तो जब फ्रेंच पीपल केम इन टू पावर तो उन्होंने क्या किया कि इनके फादर को छोड़नी पड़ी जगह एंड ऑल दैट, और नेपोलियन को ज़बरदस्ती जो है वो आर्मी का पार्ट बनना पड़ा, फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट होना पड़ा। क्यों? ताकि जो है वो उनको मारा ना जाए, राइट, वरना अदरवाइज़ जो पिछला किंग था उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देना था उन्होंने। तो नेपोलियन को जो है वो उन्होंने क्या किया कि उनके फादर ने और फादर के फ्रेंड ने उन्होंने जो है वो इसको वहाँ की आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करवा दिया एट अ वेरी यंग एज। तो वो उन्हीं की आर्मी में या उन्हीं के एजुकेशन सिस्टम में जो है वो पले बढ़े, और उसके बाद फिर वो फर्स्ट कौंसल बन गए जी फ्रांस के। पहले वो आर्मी में सर्व करते रहे, फिर उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो भी सारा क्योस हुआ उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर ली, फर्स्ट कौंसल बन जाते हैं, मतलब फ्रांस का लीडर जो है वो ये इंसान बन गया। और फिर उसने अपने ही आप को जो है वो क्राउन भी कर लिया कि मैं जो हूँ वो फ्रांस का एम्परर हूँ। एम्परर बनने के बाद पूरे यूरोप में इंतहा से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, और वो लड़ाइयाँ लड़ के जो है वो जगह अपने अंडर करते, मतलब कॉन्कर करने का जो पूरा सिलसिला था वो शुरू हो गया। और उसके बाद फिर ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, एज ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स, वो अपने आप को जो है वो देख रहा था, एंड फॉर श्योर ही वॉज। फ्रेंच लीगल सिस्टम जो है उसको कम्प्लीटली रिफॉर्म कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वंस ही वेंट एंड ही वाज लाइक कि मैं जो हूँ वो रशिया को भी कॉन्कर कर लूँगा। तो रशिया में जब पहुँचा वहाँ पे उसकी डिफ़ीट हो गई है। मॉस्को में जाके मॉस्को कॉन्कर करने गए थे लेकिन नहीं हो सके, उनकी सारी आर्मी को मार दिया और उनको अकेले जो है भेज दिया। तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से द फ्रेंच गवर्नमेंट अदरवाइज विच वाज एग्जिस्टिंग वाज वेरी 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 एंग्री कि अब ये क्या किया नेपोलियन ने, मतलब सारे के सारा हमारे लोग भी मरवा दिए, हमारे सारे पैसे जो लगे थे या फिर जितना भी बीच में जो है वो रिसोर्सेज लगे थे वो सब के सब ज़ाया। तो फिर नेपोलियन को इस बात की वजह से अपनी जान बचाने के लिए एग्ज़ाइल में जो है वो जाना पड़ा, तो उनको भेज दिया वहाँ पे। ही वाज अंडर सम काइंड ऑफ ए हाउस अरेस्ट वी कैन से। और हाँ, तो वहाँ पे एग्ज़ाइल में भेज के द आइलैंड जहाँ पे उनको एग्ज़ाइल में भेजा था दैट वाज बेसिकली नेम्ड सेंट हेलेना। सेंट हेलेना आज भी दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर ही डाइड। और द लास्ट बैटल दैट ही डिड जिसके अंदर उनको डिफीट हुई थी दैट वाज द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। उसके बाद फिर से आ जाते हैं हम टू अनदर फेमस पर्सनालिटी, ओटो वॉन बिस्मार्क। 1815 से लेके 1898। नाउ 1815 का टाइम पीरियड आप देख रहे हैं विच इज़ ओवरलैपिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन एंडेड इन 1821। तो बिस्मार्क ऑलरेडी सॉ एंड न्यू एंड अंडरस्टूड कि नेपोलियन ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं यूरोप में। बिस्मार्क वो सारा काम जो नेपोलियन ने किया, बिस्मार्क उसके ऑपोजिट काम करता गया। ही वॉज मोर ऑफ द आइडिया कि नहीं, लोगों को जो है वो हमने लिबरल नहीं करना, लोगों को जो है वो हमने अपने राइट्स एक्सरसाइज इस तरह से नहीं करने देने कि वो अपने अपने जो है वो डोमिनियंस बना लें, अपने अपने किंगडम्स बना लें, बल्कि इन सबको जो है वो एक जगह पे रखना है हमने। तो बिस्मार्क is one of the very renowned personalities of Europe, and he was serving under King John or maybe King Leopold. Or the king was first he was frustrated with Bismarck. उसको इतना कोई भरोसा नहीं था Bismarck पे। So whenever Bismarck tried कि वो अपना आइडिया जो है वो किंग के साथ शेयर करे, king would always remark with Bismarck has an idea, he always has an idea। एक तरह से उसको मतलब sarcastically बोला करता था। फिर उसके बाद बिस्मार्क ने जो है वो अच्छे काम, मतलब उसके काम जो हैं वो एक्चुअल में सक्सीड होने लग गए, और इस तरह से उसकी डिप्लोमेसी बेसिकली बहुत अच्छी थी, डिप्लोमेटिकली वो बहुत अच्छा था इंसान। तो वो उसकी वजह से जो है इर्द गिर्द के जो रीजन्स थे वो किंग के अंडर लेता आया। इसकी वजह से किंग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, और इम्प्रेस होने के बाद फिर उसने जो है वो एक खुशी से कहता था कि बिस्मार्क हैज़ अ प्लान, बिस्मार्क ऑलवेज हैज़ अ प्लान। और फिर उसके बाद क्या हुआ, द थर्ड फेज वाज कि जब बिस्मार्क ने इसी अपनी तेज़ी को इस्तेमाल करके उस किंग को जो है वो उसकी जगह से हटवा दिया और ख़ुद जो है वो लीडर बन जाता। तो जब उसी उसी बिस्मार्क, ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन, उसी इंटेलिजेंस से, उसी डिप्लोमेटिक स्किल्स से जब उसने किंग को ही जो है बीच में से ख़त्म कर दिया, दैट इज़ व्हेन द किंग एक्चुअली गॉट स्केयर्ड, एंड दिस टाइम ही इज़ कमेंटिंग ऑन बिस्मार्क इन अ फ्राइटेंड मैनर कि बिस्मार्क हैज़ अ प्लान, ही ऑलवेज हैज़ अ प्लान। तो चौकन्ने रहना चाहिए कि वो हमें जो है वो इस स्टेट से भी आगे ख़राब कर सकता है। सो बिस्मार्क वाज अ की फिगर इस सारे टाइम पे। ही वाज यूनाइटिंग जर्मन एम्पायर बैक अगैन, सर्व्ड एज अ चांसलर फर्स्ट। फिर उसके बाद प्रूशिया उस टाइम पे होता था। प्रूशिया इज़ नॉट
anything in Russia. It's basically a particular area which was part of the کیا اسے کہیں گے part of the disunited Germany, right? There were a number of states جو کہ پھر مل کے بعد میں بسمارک کی ایکٹیویٹیز کے بعد ایک یونائٹیڈ جرمنی جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اچھا جی, بسمارک نے بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے یورپین اسٹیٹس کو واپس مینٹین کرنے میں, میجر کانفلکٹس کو اوائڈ کرتا ہے, اور جرمن امپائر کو گرو کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ہاتھ ہے. لیکن پھر اس کے بعد ان 1890 ہی ریزائنس ود اے سینس کہ جی اب جو ہے وہ سینس آف سوشل ڈیموکریسی جرمنی میں اور ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ہی فائنڈز ہمسیلف ٹو ہیو فیلڈ ٹو ڈو سو, کہ وہ جس چیز کے لیے جو ہے وہ بنا رہا تھا جگہ, وہ چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. سو دیٹ از ویئر ہی ہمسیلف گوز لائک کہ اب میں آگے نہیں جو ہے وہ لیڈ کروں گا. ونسٹن چرچل کمز ان 1874 اینڈ ہی اسٹیز ٹل 1965. اب آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم لائن جو ہے وہ بیچ میں اوور لیپ کر رہی ہے. تو بسمارک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں اب چرچل نے دیکھی ہوئی تھیں, اور وہ اسی میں جو ہے وہ پلا بڑا تھا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. سو چرچل نے ایک مکسڈ پولیٹیکل ریپوٹیشن جو ہے وہ اپنی بنا لی تھی 1939 سے پہلے تک ہی. اوریٹر بہت اچھا تھا, بہت اچھا بول سکتا تھا لوگوں کو, جو ہے وہ کنونس کرنے میں بہت آگے تھا, رائٹ, مینیپولیٹ کرنے میں بھی بہت آگے تھا. اور پرائم منسٹر ہونے کے ناطے جو ہے وہ اس نے اپنی نیشن کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھا, اور پھر ایونچولی اس نے جرمنی کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنی وکٹری حاصل کر لی. ہٹلر اور اسٹالن کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا یورپین لیڈر تھا جس کو کانفلکٹ کا لیڈر کہا جاتا تھا. ہاؤ ایور 1945 میں وہ الیکشن ہار جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی گیم ہو جاتی ہے ختم. دین وی ہیو اڈولف ہٹلر ہو کمز ان 1889 اینڈ اسٹیز ٹل 1945. اور what we see of him is کہ he was a dictator, right? He was not a democrat, he was a dictator. اور dictator ہونے کی وجہ سے there was like no a place for کہہ لیں کہ جی لوگ اپنے طور طریقے سے جو ہے وہ کوئی سسٹم چلا سکتے تھے. نو, اٹ واز اونلی کہ وہ کس طرح سے چیزیں چاہ رہا ہے اسی طرح سے چلتی تھیں. سیکنڈلی اس کو جو ہے وہ ریشسٹ اور اینٹی سیمیٹک پالیسیز کے لیے بھی جانا پہچانا جاتا ہے. بٹ دس اگین از ون آف دی اوپینینس جس کو جو ہے بہت سے لوگ ریفیوٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کو ایز اے بائسڈ اوپینین بھی جو ہے وہ وہ کہیں گے. تو دس از بیسکلی سم تھنگ جس کے اوپر ڈبیٹ آج بھی چلتی ہے کہ کیا واقعی ایڈولف ہٹلر بہت ظالم انسان تھا, یا اس نے جو کچھ بھی کیا دیٹ واز فار سم پرٹیکولر ریزن, اس کے بغیر جو ہے اس سرکمسٹانسز میں اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں جو وہ کرنا چاہ رہا تھا یا جو وہ کر پایا وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اینی ہاؤ ہی واز آلسو دا ون ہو جس کی کانکویسٹ جتنے بھی وہ کرتا جا رہا تھا اس کی وجہ سے World War II اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پوری دنیا کا جو پورا ایک کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا وہ بیسکلی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی وار کی وجہ سے جو ہے ہی کمٹس سوسائڈ, اور یپ دیٹ از دی اینڈ آف ایڈولف ہٹلر. پھر اس کے بعد جو آخری ہم پرسنالٹی پڑھنے جانے دیٹ از آف میخائیل گورباچیف. میخائیل گورباچیف came in 1931 and he was the person who was the general secretary of the Communist Party of the Soviet Union. تو رشیا جو ہے وہ پہلے بالکن اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی تھیں, اور USSR کے طور پہ یہ سارا گروپ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا تھا, right? This was in mid 1980s. گورباچیف جو ہے ہی ریکگنائز کہ اس کی نیشن جو ہے وہ اکنامکلی پیچھے رہ رہی ہے باقی پوری دنیا سے. تو اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس نے سوچا کہ نہیں اب ہم کولڈ وار میں جو USSR اور امریکہ کی USA کی ایک کولڈ وار سی چلتی رہی تھی, تو اس میں جو ہے وہ ہم کمپیٹ نہیں کریں گے. اس نے کچھ ایسی طرح کی پالیسیز کو انٹروڈیوس کروایا, اس نے رشین اکانومی کو ڈی سینٹرلائز کروا دیا, اس نے اسٹیٹ کو اوپن پالیسیز کی طرف لے آیا. اس کی پالیسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹرم کے تھرو جانا پہچانا جاتا ہے, دیٹ از پریسٹروئکا اینڈ گلاسنوسٹ. پریسٹروئکا اینڈ گلاسنوسٹ از بیسکلی اوپن اینڈ فری مارکیٹ. اوپن اینڈ فری مارکیٹ کی وجہ سے جو ہے ان کی کمیونزم سے یا پھر اسٹرکٹلی کمیونسٹ آئیڈیل سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ اب اوپن اینڈ فری مارکیٹس کی طرف آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اکانومی میں USSR جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. لیکن اسی کی وجہ سے دی اینڈنگ از کہ کچھ حالات بہتر ہونے کے باوجود اس کی پالیسیز اسٹیبل نہیں ہوتی ہیں, سسٹینیبل نہیں ہوتی ہیں, اور بیکاز آف دیٹ
یہ ریفارمز جو بھی وہ لے کر آیا USSR کو 1991 میں کولیپس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. سو یا دس واز اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ ان دس ویڈیو. جی تو دیز امپورٹنٹ پرسنالٹیز 5 آف دیم جن کو ہم نے ابھی ایکسپلور کیا ہے. اٹ از ویری مچ سجیسٹڈ آف یو کہ آپ اور بھی پرسنالٹیز کو ایکسپلور کریں کمنگ فرام سورسز ادروائز, جس میں آپ انٹرنیٹ کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں انٹو کنسیڈریشن, یا پھر کوئی ہسٹری کی بک ادروائز آپ کو لائبریری سے مل جائے, آپ اس کو بھی جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. سو ڈو دیٹ ٹل وی میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو, اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.